हेलो बच्चों। बच्चों, हमने लास्ट सेशन में डिसोल्यूशन में डिस्कस किया था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को कैसे ट्रीट करना है, रिजर्व्स को कैसे ट्रीट करना है, और हमने सीखा था कि रियलाइजेशन अकाउंट हमने कैसे बनाना है। हमने देखा था कि एसेट्स को कैसे ट्रांसफर करना है, लायबिलिटीज को कैसे ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स का लोन है, पार्टनर्स वाइफ लोन है, बैंक लोन है, वो हमने सारा डिस्कस किया था। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज से स्टार्ट करने लगे हैं जिसका कॉन्सेप्ट है ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसको आप लोग शॉर्ट में WCR भी कहते हैं। सो ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ध्यान से समझिएगा। ये आपने एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में पहले देखा था। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास बना पड़ा है रिजर्व है। रिजर्व मतलब कहाँ से बना था? प्रॉफिट से। तो कहाँ पर ये शो हो रहा होगा? ये शो हो रहा होगा बेटा आपकी बैलेंस शीट के, हम एक स्टार्ट ले लेते हैं छोटा सा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ये शो हो रहा होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सपोज मैं लेके चलता हूं 50,000 और मैं कहता हूं हमारे पास अभी दो पार्टनर्स हैं A:B जिनका इक्वल रेशियो है। अब यहां पर कुछ केसेस बेटा हम डिस्कस करेंगे। आपके पास रिजर्व पड़ा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना पड़ा है? 50,000। अब क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ये दे रखा है एंड देयर इज नो इंफॉर्मेशन। इसका मतलब नो इंफॉर्मेशन इज गुड इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट का होता है कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करेंगे? जैसे जनरल रिजर्व बांटते हैं वैसे ही आप इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, देयर इज नो इंफॉर्मेशन कि कितनी लायबिलिटी बनी है, कितना पे करना है, इसका मतलब सारे रिजर्व किसके हो गए? सारे रिजर्व पार्टनर्स के हो गए। उनको बांट दो, फिर पार्टनर्स को फायदा हुआ, और पार्टनर्स को फायदा हुआ तो आपको पता है जनरल एंट्री क्या होती है। जब जनरल एंट्री पास करेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री में WCR लिख रहा हूं शॉर्ट में इसको। WCR अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। सो इस 50,000 को क्या करेंगे बेटा? पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या, अब तो जो भी रेशियो है हमारे पास वही फाइनल है। इस रेशियो में इक्वली पार्टनर्स को ये पैसा ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये आपकी हो गई बेटा फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जहां पर रिजर्व तो है बैलेंस शीट में वर्कमैन का, लेकिन हमारी कोई लायबिलिटी अराइज नहीं हुई, तो एंट्री सिंपल सी पास हो गई। अब हम सेकंड केस लेके चलते हैं। सेकंड केस में क्या है? हम कहते हैं कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ठीक है, 50,000 का, और हमारी लायबिलिटी बनी, हम मान के चलते हैं हमारे वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी जो पे करनी है, ठीक है, जो पे करनी है वो बना से 40,000। हम कहते हैं WC वर्कमैन कंपनसेशन टू बी पेड, ये लीजिए यहां लिख लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन टू बी पेड। कितना पे करना है? ₹40,000। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करना है, जो जितना पे करना है, अब आपके पास पड़ा कितना है? 50,000। पे कितना करना है? 40,000। इसका मतलब 10,000 का फायदा हो गया। फायदा किसको हो गया? पार्टनर्स को। तो क्या करोगे आप? 50 में से 40,000 आप ट्रांसफर कर दोगे कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट में। और बाकी 10,000 का क्या करोगे? जैसे फर्स्ट केस में किया था, बाकी 10,000 इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉफिट, इज अ काइंड ऑफ एन इनकम। रिजर्व से वो कहाँ चली जाएगी? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और जब फर्स्ट एंट्री पास कर लोगे, सेकेंड एंट्री आप करोगे वर्कमैन कंपनसेशन को पे करने की। ठीक है, तो पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या पास करोगे? आ जाओ। फर्स्ट एंट्री विल बी WCR अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन अकाउंट, आपको पता है कि ये क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में अपीयर हो रहा है। टू इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो 50,000 आपने डेबिट में प्लेस कर दिया, 40,000 रियलाइजेशन में चला गया, 5,000 ए के पास और 5,000 बी के पास। अब सेकेंड एंट्री कितना पे करना है, 40,000, इसकी एंट्री पास कर दो। किससे करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट से, ठीक है बेटा, भूलना नहीं। एंट्री किससे पास करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, 40,000। सो जो 40,000 है, जब भी लाइबिलिटी बननी है, जब भी लाइबिलिटी बननी है बेटा, ये एंट्री तो होनी ही होनी है। रियलाइजेशन टू बैंक की एंट्री पास करना मत भूलना, क्योंकि अगर ये भूल गए तो इसका मतलब पेमेंट कहाँ हुई, वो तो आपने सिर्फ एस्टिमेट करके छोड़ दी ना। तो जब आप पेमेंट करोगे, आपका एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट हो गया, और एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस मतलब पेमेंट्स हो रही हैं, तो किसके थ्रू होंगी, रियलाइजेशन के थ्रू एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तीसरा केस लेते हैं। तीसरे केस में कहते हैं हमारी लाइबिलिटी बनी, ये लो हमारी लाइबिलिटी बनी, इसको भी रब कर देते हैं, आइए टाइम सेव करेंगे, ये लीजिए बच्चों, हमारी लाइबिलिटी बनी कितनी, हमने कहा हमारी लाइबिलिटी बनी 50,000। ओहो, इसका मतलब जितना रिजर्व पड़ा है उतनी लाइबिलिटी है। तो सीधा क्या करना, याद रखना, जब भी आपके पास बेटा लाइबिलिटी रिजर्व या रिजर्व से ज्यादा होगी, क्या बोल रहा हूं मैं, लाइबिलिटी जो है, जो आपने पे करनी है, जो बनी आपकी कंपनसेशन, वो रिजर्व या रिजर्व से ज्यादा है, तो ये पूरा रिजर्व कहां ट्रांसफर कर देना, रियलाइजेशन अकाउंट में। देखो पार्टनर्स को तो तभी मिलेगा ना जब लाइबिलिटी कम है। लाइबिलिटी अगर रिजर्व या रिजर्व से ज्यादा है, मैं फिर यहां लिख देता हूं, आपकी जो वर्कमैन कंपनसेशन पे करना है, WC इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू द WCR, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन जो पे करना है इज ग्रेटर देन इक्वल टू WCR। पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, सारी का सारा कहां ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर एंटायर पूरे का पूरा WCR टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड। ये लीजिए, ये याद रखना, कभी पेपर में गलती नहीं होगी। सो अगर वर्कमैन कंपनसेशन का अमाउंट जो पे करना है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उससे ज्यादा है, ट्रांसफर एंटायर अमाउंट ऑफ रिजर्व टू रियलाइजेशन अमाउंट। क्यों एंटायर अमाउंट, क्योंकि भैया आपको तो एज अ पार्टनर कुछ मिलना ही नहीं ना, आपका तो सारे का सारा पैसा कहां चला गया, रिजर्व में। तो एंट्री पास कर देंगे क्या, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000, और इसकी आप पेमेंट भी पूरी कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, क्लियर। तो आपकी ये हो गया ये वाला केस कंप्लीट। अब नेक्स्ट केस आता है, एक बच्चे ने कहा सर अगर ये लाइबिलिटी जो है 70,000 बन जाए, ये लाइबिलिटी 70,000 बन जाए और रिजर्व कितना पड़ा है 50,000, कोई बात नहीं बेटा, टेंशन नहीं लेनी है। मैंने अभी कहा था ना, जब भी रिजर्व आपका लिमिटेड अमाउंट का, हमारे केस में 50,000, और जो आपने कंपनसेशन पे करना है वो रिजर्व या उससे ज्यादा है, तो पूरा पैसा कहां ट्रांसफर कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये एंट्री होगी वही सेम, एंट्री विल रिमेन दी सेम। सेकेंड एंट्री भी सेम होगी, बट एक फर्क पड़ जाएगा। एक फर्क क्या पड़ जाएगा, आपका ये अमाउंट आ जाएगा बेटा, इंस्टेड ऑफ 50,000 ये अमाउंट आ जाएगा 70,000। तो देखिए सिंपल सा फंडा, लाइबिलिटी जो डिटर्मिन हुई है वो रिजर्व या उससे ज्यादा है, पूरे का पूरा रिजर्व कहाँ ट्रांसफर कर दो,
रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, और जो पेमेंट करी है, पेमेंट तो होनी है जब भी लायबिलिटी होनी है, जितने से पेमेंट होनी है उतने से एंट्री पास कर दो, सिंपल सा, ये हो गया। अब एक और केस बचा, कहता रिजर्व है ही नहीं, ओहो, रिजर्व बैलेंस शीट में है ही नहीं, अब क्या करेंगे, और लायबिलिटी बनी, मान लो लायबिलिटी बनी 40,000। आओ ध्यान से देखते हैं, हमने कहा देयर इज नो रिजर्व बट वर्कमैन कंपनसेशन। तो बेटा मैंने कहा कि आपके पास WCR नहीं है बट वर्कमैन कंपनसेशन कितना पे करना है, हमने कहा सपोज 40,000 टू बी पेड, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आपके पास रिजर्व नहीं है तो एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है फर्स्ट वाली कि पार्टनर को क्या मिलेगा या रिलेशन अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसकी एंट्री सीधी क्या कर देंगे आप, पेमेंट की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 40,000, राइट, अमाउंट आ जाएगा 40,000 बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन पेड। रिजर्व की एंट्री आएगी नहीं, रिजर्व की एंट्री क्यों नहीं आएगी, क्योंकि रिजर्व है ही नहीं, जब रिजर्व है ही नहीं तो आपको उसकी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं पड़े। सो फाइनली बच्चों, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप रिजर्व को ट्रीट करेंगे, आप रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, अगर होगा तो ट्रांसफर करेंगे, नहीं होगा तो ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो जब आप ट्रांसफर करेंगे तो कैसे दिखाएंगे, ये आ गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में आप क्या करेंगे, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये उतने से होगा जैसा सर्कमस्टांस होगा, ठीक है, जो हमने केसेस डिस्कस करे कि लायबिलिटी है इतनी या रिलायबिलिटी कम है, तो हमने सारा डिस्कस कर लिया। लेकिन ये जरूर याद रखना कि यहाँ पर डेबिट साइड में अगर लायबिलिटी बनती है तो उसको पे करना मत भूलना। एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन आप पे करोगे वो आपको क्या हो जाएगा, वो यहाँ से पेमेंट हो जाएगी। और मैंने अभी आपको बताया था जो वर्कमैन कंपनसेशन आप ट्रांसफर करोगे वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा, जैसे आपने एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में किया था, ठीक है। अब हम इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन से हम बात करते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। बच्चों जब एसेट रिकॉर्डेड होता है तो आप क्या करते हो, आपने यही किया था ना, रियलाइजेशन अकाउंट में आप क्या करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी कोई रिकॉर्डेड एसेट है, सपोज टू मशीनरी अकाउंट, ये पर्टिकुलर्स, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ये आपको पता ही है, मैं शॉर्ट में लिख के रख रहा हूँ। तो आप मशीनरी को यहाँ ट्रांसफर कर देते हो, कोई रिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो आप उसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हो, ठीक है। अब एक बड़ी बात इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से दिमाग में रखना हर क्वेश्चन के लिए। अगर सपोज किसी एसेट के बारे में जो रिकॉर्डेड है, अगर उस एसेट के बारे में कुछ नहीं लिखा कि वो कितने में डिस्पोज ऑफ हुआ है, कितने में सेल हुआ है, कितने में बिका है, सर उसकी वैल्यू 0 लेना। मान लो आपके पास लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी है, लैंड दिया है कितने का बिका, मशीनरी दी है लेकिन बिल्डिंग नहीं दिया कितने का बिका है, तो बिल्डिंग को रियलाइज मत करना, बिल्डिंग को रियलाइज मत करना। तो जो एसेट बिका नहीं है, दिखाया नहीं, उसने बताया ही नहीं कि ये एसेट इतने का सेल आउट हुआ, डिस्पोज हुआ, उसकी एंट्री मत डालना बैंक से। लेकिन अगर कोई लायबिलिटी रिकॉर्डेड है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और रियलाइजेशन में आपने ट्रांसफर करी है तो उसे पे करना है। कुछ नहीं लिखा तो किस पे पे करोगे, जितनी भी उसकी बुक वैल्यू है, जितनी भी उसकी बुक वैल्यू। मैंने कहा क्रेडिटर्स थे हमारे सपोज 1 लाख रुपए के,
ठीक है, उसने ये नहीं दिया कि हमने क्रेडिटर्स को कितना पे किया एडजस्टमेंट में, क्वेश्चन के नीचे बैलेंस शीट के नीचे उसने दे ही नहीं रखा कि हमने क्रेडिटर्स को कितना पे किया है। बाय डिफॉल्ट पे करना, हमें ये पे करनी है, हमें आउटसाइडर लाइबिलिटीज को डिस्पोज करना है, पेमेंट करनी है, डिस्चार्ज करना है, राइट। तो इसकी एंट्री बाय डिफॉल्ट आएगी ही आएगी, किस पे आएगी, एट बुक वैल्यू, एट रिकॉर्डेड वैल्यू 1,00,000 रुपए। ये 1,00,000 रुपए कौन से हैं, ये 1,00,000 रुपए जो आपने क्रेडिटर्स को पे करने हैं। तो याद रखना, फिर अगर एसेट्स के बारे में कुछ नहीं दे रखा जो रिलेशन में ट्रांसफर किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसकी एंट्री मत डालना बैंक की, याद रखना, क्योंकि पता ही नहीं ना सेल आउट कितने में। लेकिन यार लाइबिलिटी का तो पता है कि मेरे को एक आदमी को इतने पैसे देने हैं तो देने हैं, चाहे फॉर्म कंटिन्यू हो रही है चाहे डिसकंटिन्यू हो रही है, मुझे तो एंट्री करनी है। तो ये बाय डिफॉल्ट, इसे माइंड में पक्का रख लो, ठीक है। अब वो कहते हैं उसके बाद अनरिकॉर्डेड एसेट, वेरी गुड, फायदा हो गया। कहते हैं देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो 50,000 की बिक गई। मैंने कहा अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000, उन्होंने सेल आउट कर दी, ठीक है, पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो जब अनरिकॉर्डेड एसेट आप लिस्ट आएगा, आपके पास पैसे आएंगे अनरिकॉर्डेड एसेट से, तो आप क्या एंट्री पास कर दोगे, पैसे आ रहे हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट सेल ऑफ किया, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ करी। सो इन्वेस्टमेंट्स के नाम से नहीं आएगा, सारी एंट्री किसके थ्रू आएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, ठीक है। और सिमिलरली अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है और आप उसे पे कर रहे हो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आप उसे पे कर रहे हो बच्चों, तो इस ऊपर वाली एंट्री को रिवर्स कर देना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड में क्या फर्क है, जब रिकॉर्डेड होगा एसेट तो रियलाइजेशन की डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा और लायबिलिटी इधर आएगी। पेमेंट के टाइम तो यही एंट्री होनी है, चाहे रिकॉर्डेड को पे करो चाहे अनरिकॉर्डेड को पे करो, पेमेंट तो यही होनी है। बट रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड में क्या फर्क है, रिकॉर्डेड इज एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पहले ट्रांसफर करोगे फिर पेमेंट करोगे। आप पूछोगे सर ट्रांसफर क्यों करेंगे, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करनी है, इसीलिए तो कौन सा अकाउंट बन रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट। वंस द एसेट एंड लायबिलिटी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, उनकी आइडेंटिटी खत्म, इसीलिए सारी एंट्रीज रियलाइजेशन के थ्रू। अच्छा एक चीज और करते हैं, जब पार्टनर एक एसेट ले लेता है, जब पार्टनर एक एसेट ले लेता है, अगर फर्म खुद बेचे उस एसेट को सेल ऑफ करे तो आप एंट्री करेंगे बैंक टू रियलाइजेशन। लेकिन अगर वो पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है तो बैंक की जगह कौन आ जाएगा, बैंक की जगह आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर ने उसको लिया बैंक को हटा दो, क्यों, बैंक भैया बैंक से तो आया ही नहीं ना, बैंक को कैसे ला सकते हो, बैंक तो आएगा नहीं। तो आप जब बैंक से बेचते उस एसेट को तो एंट्री करते बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट नहीं लिखना। मैं फिर कह रहा हूं क्यों, क्योंकि एसेट तो पहले ही ट्रांसफर हो चुका है रियलाइजेशन में। सो एंट्री होगी बैंक को नहीं लेंगे, आप लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। और जब लायबिलिटी टेक ओवर होगी पार्टनर के थ्रू, अब अगर आप लायबिलिटी पे करते हो तो एंट्री क्या करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखो सीखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये लायबिलिटी पार्टनर ने टेक ओवर कर ली, रियलाइजेशन तो डेबिट होना ही होना है क्योंकि लायबिलिटी खत्म करनी है हमारी को। बैंक की जगह कौन आ जाएगा, बैंक की जगह आ जाएगा कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज एक्स ने उस लायबिलिटी को लिया, एक्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट जो उसने लायबिलिटी टेक ओवर करी। तो लायबिलिटी जब टेक ओवर होगी इधर आएगी, एसेट टेक ओवर में कहता हूं वाई ने एसेट टेक ओवर किया तो वाई का कैपिटल अकाउंट यहाँ आ जाएगा। सो याद रखिएगा इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी कभी थोड़ा सा तंग करती है, तंग नहीं होना, बेस याद रखना। मैंने एसेट बेचा तो बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन,
चाहे रिकॉर्डेड है चाहे अनरिकॉर्डेड है। लेकिन अगर वही पार्टनर ने ले लिया तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक की जगह आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब लायबिलिटी पे ऑफ करते हैं तो एंट्री करते हो रिलेशन टू बैंक अकाउंट। यही अगर किसी पार्टनर ने लायबिलिटी टेक ओवर कर ली तो बैंक की जगह कौन आ जाएगा, एक्सेस कैपिटल अकाउंट। अब हम इसके बाद कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस करते हैं। आइए स्टार्ट करें। मैंने आपसे कहा था अब हम कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस करेंगे। बेटा ये इंडिविजुअल भी आ जाती हैं एग्जाम में और ये क्वेश्चन का पार्ट बन के भी आ जाती हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे आप डिसोल्यूशन के चैप्टर से ना छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जनरल एंट्री से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। सो पार्टनर ए टुक 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी दी हुई है, 4 लाख। अब देखो क्या किया, 4 लाख का स्टॉक था जो हमने पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया है। अब इस 4 लाख के दो पार्ट करो, 50% और 50%। सो एक 50% हो गया 2 लाख, एक 50% हो गया 2 लाख। अब पार्टनर ने उस पर कितना डिस्काउंट लिया, पार्टनर ने लिया 20% डिस्काउंट, विच मीन्स इसका 20% कम में लिया। सो 2 लाख माइनस 20% ऑफ 2 लाख, सो कितना हो गया, 2 लाख माइनस 40,000, ये आ गया 1,60,000। तो पार्टनर ने इस एसेट को कितने में लिया, स्टॉक को 1,60,000 में। सो 1,60,000 में लिया। अब इसकी एंट्री पास कर दीजिए। पार्टनर ने एसेट लिया, अगर हमने सेल आउट किया होता तो एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन ये एसेट किसने ले लिया, पार्टनर ने। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से, 1,60,000 से। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, आप कहोगे सर एक बात बताओ, जो 40,000 का नुकसान हो गया फर्म को उसका क्या होगा। बच्चे जब आप फाइनली प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के एंड में, वहां ये नेट होके आ जाएगा, वहां इसका इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी 30% ऑफ द स्टॉक, बाकी जो 50% स्टॉक है वो कितने प्रॉफिट पे गया है, 30% प्रॉफिट पे। तो इसका मतलब सेकंड वाला भी ले लेते हैं, 2 लाख प्लस 30% लिखा ना उसने, सोल्ड एट अ प्रॉफिट 30% ऑफ 2 लाख। सो ये हो गया 2 लाख प्लस 60,000, ये हो गया 2,60,000, ठीक है। अब इसको बेच देते हैं। अब पार्टनर ने तो लिया नहीं, तो पार्टनर को हटा दो। चलो पार्टनर जी आप जाओ यहां से, आप तो नहीं आओगे, कौन आ जाएंगे, अब बैंक के मैनेजर साहब आ जाएंगे, हमारे लिए पैसे लेके खड़े हैं, कह रहे सर पैसे ले लो। हमने कहा ठीक है, पार्टनर को हटाओ, बैंक को लाओ। बैंक आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 2,60,000। सो डू रिमेंबर, जब पार्टनर ऐसे टेक ओवर करेगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, जब सेल आउट होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। सो फर्स्ट एंट्री हमारी कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं बेटा सेकेंड एंट्री पे। सेकेंड एंट्री है डेटर्स की। आपको मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जब भी प्रोविजन, व्हेनेवर देयर इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट रिजर्व होगा, उसको डेटर में से डिडक्ट नहीं करना है। फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन प्रैक्टिस आपको उसको कहां ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सो यहां पर डेटर्स कितने दिए, 2,64,000, ठीक है। उसके साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना दिया है, 24,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की जगह क्या लिखा हो सकता है, बैड डेट्स रिजर्व, ठीक है। अच्छा आपको सर ये बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा, आ जाओ बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, यहां पे आ गए डेटर्स, कितने हैं हमारे पास, ये लो लिख देते हैं एसेट साइड अमाउंट,
डेटर्स आ गए 2,64,000 लेस प्रोविजन। प्रोविजन कितना है बेटा? प्रोविजन है आपका 24,000। ठीक है, सो बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में कितने आ रहे होंगे डेटर्स? 2,20,000। अब क्या करना है? अब पहले एक बार फिर मैं बता देता हूं आपको, जब आप रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, तो यहां पर पर्टिकुलर्स, डेबिट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट, जो आप नॉर्मली अकाउंट्स का बनाते हैं। ठीक है, तो डेटर्स पूरे ट्रांसफर होंगे, डेटर्स पूरे ट्रांसफर होंगे बुक वैल्यू पे टू डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स 2,64,000। ठीक है, और प्रोविजन, प्रोविजन या तो यहां पे दिखाएगा या यहां पे भी लिख सकता है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो डेटर्स आ गए, अब प्रोविजन यहां डाल दीजिए, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना? 24,000। सो आपने देखा नेट डेटर्स हैं 2,20,000, लेकिन ट्रांसफर हमने किए 264 और उसका हमने ट्रांसफर कर दिया अमाउंट प्रोविजन का। अब क्वेश्चन क्या कहता है? डेटर्स 2,64,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 24,000, 48,000 ऑफ बुक डेट्स प्रूव्ड डेट बैड, बैड डेट हो गए, वो डेट जो थे वो बैड हो गए, मतलब बैड डेट हो गए। इसका मतलब अब आपके पास 2,64,000 नहीं आएगा, 2,64,000 में से 48,000 बैड डेट्स माइनस कर दो, सो आपके पास कितना आएगा बैंक के थ्रू? आपके पास आएगा 2,16,000। कितना आएगा? 2,16,000। तो जनरल एंट्री क्या पास करेंगे? आने दो, कैश कमिंग, बैंक से पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, एसेट नहीं लिखना, मैं फिर कह रहा हूं एसेट नहीं लिखना, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो। क्या लिखोगे? कहां पड़ा ये एसेट? रियलाइजेशन अकाउंट। तो अमाउंट विल बी 2,16,000। ठीक है, सो बच्चों याद रखना, डेटर्स को बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना, और जो भी पैसा आएगा उसको कंपेयर करोगे अपनी बुक वैल्यू से। अब आप फिर कहोगे सर फिर ये नुकसान हो गया 48,000 का, पैसा तो इतना है, फिर वो नेट एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, फाइनली थर्ड आया आपके पास, बुक वैल्यू ऑफ ₹5 लाख सोल्ड फॉर ₹8 लाख। ओहो, मजा आ गया, 8 लाख में बिका। ठीक है, 8 लाख पे आपने क्या पे किया? आपने, सो व्हाट वी वर डिस्कसिंग, बिल्डिंग की बुक वैल्यू 5 लाख, ट्रांसफर कर दी, एंट्री पास कर दी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग 5 लाख से, वो सोल्ड फॉर 8 लाख, 8 लाख में बेची। ओहो, मजा आ गया, पैसे आ गए, लेकिन उसने ये कहा हमने एक ब्रोकर को 2% कमीशन दी। ओहो हो, इसका मतलब हमारे पास 8 लाख नहीं आएंगे बच्चों, 8 लाख नहीं आएंगे, 8 लाख का 2% आपको माइनस करना पड़ेगा, जो कितना आएगा? 16,000। इसका मतलब हमारे पास जो पैसे आएंगे दैट विल बी 7,84,000। नेट से एंट्री पास करनी है, दो एंट्री पास नहीं करनी है। बच्चे पेपर में गलती करते हैं, जब भी कमीशन ब्रोकरेज वगैरह कुछ भी हो, खर्चा रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंसेस वगैरह, जब एसेट बेचा उसमें आपने पेमेंट करी किसकी? कमीशन की या ब्रोकरेज की, उसको हमेशा नेट से एंट्री पास करेंगे। एंट्री कर देते हैं, ये तो हमें पता ही है, जब एसेट सेल होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टूडेंट कहते हैं सर इस एंट्री को 2 पार्ट में कर दो, 8 लाख का एसेट बेच दो, 16,000 रुपए कमीशन बुक कर दो। मैं कहता हूं नहीं भाई, नेट एंट्री पास करो, अपनी मेहनत क्यों बढ़ाते हो? नेट इफेक्ट वही आएगा, नेट इफेक्ट वही आएगा, लेकिन आपको ट्रांजैक्शन कैसे दिखानी है? आप क्या लिखेंगे? बीइंग क्या बेचा? बिल्डिंग आफ्टर कमीशन ऑफ 2%। अब लास्ट आ गया बच्चों, जब एक रिकॉर्डेड एसेट से एक रिकॉर्डेड लायबिलिटी जब आप पे करते हो आपस में, जब वो दोनों सेटल होती हैं, जनरल एंट्री पास मत करना, चाहे कुछ भी लिखा हो, कितना भी डिस्काउंट हो, XYZ। क्यों? एक तीर इधर से चल रहा है, एक तीर इधर से चल रहा है, दोनों आपस में कट गए, खत्म हो गए। खत्म हो गए मतलब when a recorded liability is paid through a recorded asset,
वहां पर आपको जनरल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपस में सेट ऑफ हो गए। सो मशीनरी बुक वैल्यू 6 लाख वॉज गिवन टू अ क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। मशीनरी ट्रांसफर कर दी थी, कहां ट्रांसफर कर दी थी? रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां पे क्या करा था? टू मशीनरी अकाउंट 6 लाख, ठीक है। और आपने यहां पर क्रेडिटर भी लिखा हुआ था, उस क्रेडिटर को आपने ये 6 लाख रुपए की मशीनरी दे दी एट डिस्काउंट ऑफ 20%। सर डिस्काउंट हो कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, नेट एडजस्टमेंट में आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। तो फोर्थ केस में हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। जब एक लायबिलिटी की पेमेंट एक एसेट से करी जाती है और वो फुल एंड फाइनल हो जाती है, तब उसमें हम कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। लेकिन अभी हम केस करेंगे जब अपने रेगुलर क्वेश्चंस में, वहां देखेंगे कुछ क्रेडिटर्स को तो एसेट दे दिया और रिमेनिंग क्रेडिटर्स को हमने कैश भी दिया, वहां पे फर्क पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस करेंगे अपने रूटीन सेशन में। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। थैंक यू।